जब ए के हंगल को पाकिस्तान की कराची सेंट्रल जेल से शिफ्ट कर पाकिस्तान की हैदराबाद सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा था, तब गाड़ी में बैठे उनके एक साथी कैदी ने उनसे कहा, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के रहीम चाचा के नाम से मशहूर एक्टर ए के हंगल की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। बड़ी दिलचस्प है ए के हंगल की जिंदगी की ये कहानी। इस कहानी में आपको मालूम चलेगा कि कैसे एक दर्जी की दुकान में काम करने वाला दर्जी पाकिस्तान की पूरी सरकार का आधिकारिक अपराधी बन गया। उसे पाकिस्तान की कराची और हैदराबाद की जेलों में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की कराची सेंट्रल जेल और हैदराबाद सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी कैसे बन गया बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले का मशहूर रहीम चाचा। बंबई के मशहूर और कद्दावर नेता बाल ठाकरे के साथ ए के हंगल की कट्टर दुश्मनी क्यों हो गई? बाल ठाकरे ने ए के हंगल को देशद्रोही घोषित कर उन पर बैन क्यों लगवा दिया? क्यों आखिरी वक्त में ए के हंगल को पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा? और कैसे हुई ए के हंगल की दर्दनाक मौत? इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियो में मिलेंगे ही, साथ ही मैं आपको इस वीडियो के एंड में ए के हंगल और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा एक ऐसा कमाल का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिस फैक्ट को जानकर आपकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाएंगी। तो चलिए इस कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो ए के हंगल का खानदान मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला था, मगर ए के हंगल के जन्म के कुछ समय पहले की पीढ़ियां लखनऊ से सियालकोट में शिफ्ट हो गईं। ए के हंगल का जन्म 1 फरवरी सन 1914 को सियालकोट में हुआ। ए के हंगल एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ए के हंगल के पिताजी के नाम के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, उनके काम के बारे में जानकारी मिलती है। उनका काम था कि वो अंग्रेज सरकार में एक सरकारी नौकर थे। ए के हंगल की माँ के बारे में भी कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती, मगर उनके काम के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वो केवल घर संभालती थी। ए के हंगल के पिता को थिएटर देखने का बहुत शौक था, इसीलिए जब ए के हंगल छोटे थे तो अक्सर ए के हंगल के पिताजी उन्हें लेकर थिएटर देखने जाया करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र से ही थिएटर देखना ए के हंगल को बहुत अच्छा लगने लगा था और एक्टिंग की शुरुआती बारीकियां उन्होंने थिएटर देख देख कर ही सीखी। ए के हंगल ने सियालकोट के ही एक छोटे से स्कूल में अपनी स्कूल की पढ़ाई की। स्कूल की पढ़ाई के दिनों से ही ए के हंगल स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों से बहुत प्रभावित होने लगे थे। एक तरफ उन्हें महात्मा गांधी के विचार बहुत अच्छे लगते थे, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन भी उन्हें बहुत पसंद आता था। इसी वजह से स्कूल में पढ़ने वाली छोटी सी उम्र से ही ए के हंगल आज़ादी के लिए होने वाले आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लेने लगे थे। जब कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज के छात्र नेता बनकर खुद ही आज़ादी के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकालने लगे। ए के हंगल बताते हैं कि जब 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह की फांसी का ऐलान हुआ, तब उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर सियालकोट की कोतवाली के बाहर अंग्रेज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ था। सन 1935-36 में ए के हंगल के पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए और ए के हंगल और उनका पूरा परिवार सियालकोट से पेशावर में शिफ्ट हो गया। अब ए के हंगल उस उम्र में पहुंच चुके थे जब वो पैसे कमा सकते थे, इसीलिए उनके पिताजी चाहते थे कि वो पैसे कमाकर घर लाएं। पैसे कमाने के लिए उनके पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो भी एक सरकारी नौकर बन जाएं। मगर ए के हंगल के ऐसे विचार थे, उनके दिमाग में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना जहर भर चुका था कि उनकी नौकरी करना, उनकी चाकरी करना उनको बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए ए के हंगल ने सरकारी नौकरी ना करने का फैसला किया, अपने उसूलों पर चलने का फैसला किया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। उनके पिताजी ने उन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद ए के हंगल पेशावर से कराची आ गए। वो सोचने लगे कि अब सरकारी नौकरी तो करने से मना कर दिया, सरकारी नौकरी तो नहीं करेंगे, मगर पैसे कमाने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा, जीना है।
ए के हंगल ने एक बहुत बड़ी टेलर फर्म यानी कि एक बहुत बड़ी दर्जियों की दुकान जिसमें बहुत सारे दर्जी काम करती थी, वहाँ पर हेल्पर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उस टेलर फर्म में हेल्पर के तौर पर काम करते करते ही उन्होंने दर्जीगिरी की बारीकियाँ सीखीं और वो भी उसी दुकान में दर्जी बन गए। उस टेलर फर्म के मालिक और ए के हंगल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो टेलर फर्म का मालिक अक्सर ए के हंगल को साथ लेकर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाया करता था, जहां रहने वाली औरतों के नाच गाने देखकर ए के हंगल और वो टेलर फर्म का मालिक दोनों ही खूब वाहवाही किया करते थे। इसी दौरान ए के हंगल को इप्टा में भी इंटरेस्ट आने लगा। आप सोच रहे होंगे ये इप्टा क्या है? इप्टा माने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। थिएटर में उनकी रुचि बहुत पहले से ही थी, बचपन से ही उन्हें थिएटर देखना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक दिन थिएटर में काम करेंगे, इसलिए उन्होंने इप्टा को ज्वाइन कर लिया और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में एक्टर के तौर पे काम भी करने लगे, जहाँ पर काम करते करते बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे महान फिल्मकारों से उनकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा से भी ए के हंगल बहुत प्रभावित होने लगे थे और इस प्रभावित होने का नतीजा था कि उन्होंने अपनी टेलर फर्म के सभी टेलरों को मिलाकर एक टेलर यूनियन बना ली। अब टेलर फर्म का वही मालिक जो अब तक ए के हंगल का बहुत अच्छा दोस्त था, उनका दुश्मन बनने लगा, क्योंकि उस टेलर फर्म के मालिक को मालूम था कि ये टेलर यूनियन भविष्य में उसके लिए समस्या बनेगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन ए के हंगल टेलर यूनियन के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त एक एग्रीमेंट लेकर टेलर फर्म के मालिक के पास पहुंचे। उस एग्रीमेंट में टेलरों की सभी प्रकार की मांगें लिखी हुई थी। बस नतीजा ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही ए के हंगल और उनके सभी साथी टेलरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सन 1947 की शुरुआत हो चुकी थी और ए के हंगल अपने कुछ कम्युनिस्ट साथियों के साथ बंटवारे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। कार्यवाही के तहत अंग्रेजी प्रशासन ने ए के हंगल और उनके सभी साथियों को कराची की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। वहाँ रहते रहते कुछ महीने बीत गए। एक दिन ए के हंगल को मालूम चला कि देश आज़ाद हो गया, मगर आज़ाद होने के साथ ही देश का बंटवारा हो गया और अब वो कराची की जिस कराची सेंट्रल जेल में बंद हैं वो हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में आता है। ए के हंगल को लगा कि अब तक तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था, मगर अब तो उन्हीं के देश के लोगों का शासन है, तो उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा। मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, उसकी नसों में शुरुआत से ही धार्मिक कट्टरता बह रही थी। कहा जाता है कि इसी धार्मिक कट्टरता के नाते, केवल हिंदू होने के नाते पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी प्रशासन ने ए के हंगल का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से नहीं हटाया और उन्हें रिहा नहीं किया। ए के हंगल को एक दिन एक लेटर मिला। उन्हें लगा कि ये उनकी रिहाई का ऑर्डर है, लेकिन ये उनकी जेल शिफ्टिंग का ऑर्डर था। ऑर्डर था कि उन्हें कराची की सेंट्रल जेल से शिफ्ट कर हैदराबाद की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। जब ए के हंगल को पाकिस्तान की कराची सेंट्रल जेल से शिफ्ट कर पाकिस्तान की हैदराबाद सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा था, तब गाड़ी में बैठे उनके एक साथी कैदी ने उनसे कहा कि तुम हिंदू हो और अब पाकिस्तान में तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। इसके जवाब में ए के हंगल ने उससे कहा कि मगर मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं मेरी जन्मभूमि है, इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। ए के हंगल ने कई बार इंटरव्यूज़ में बताया था कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, क्योंकि वही उनकी जन्मभूमि थी, उसी मिट्टी में वो पैदा हुए थे, इसीलिए वो वहीं रहना चाहते थे। हैदराबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहाँ पर उनके साथ दोयम व्यवहार होता था और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। 2-3 सालों का वक्त गुजर गया। साल 1949 में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रिजनर्स रिलीजिंग एग्रीमेंट, जिसके तहत ये दोनों ही देश एक दूसरे की जेलों में बंद एक दूसरे के देश के कैदियों को रिहा करेंगे, ताकि ये कैदी अपने अपने देश जा सकें। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान प्रशासन ने तब ए के हंगल को रिहा कर दिया। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और जैसा कि ए के हंगल भी अपने कई इंटरव्यूज़ में पहले ही बता चुके हैं कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, क्योंकि वहीं उनकी जन्मभूमि थी, उसी मिट्टी में वो पैदा हुए थे, वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें हुक्म दिया गया कि उन्हें हिंदुस्तान जाना है,
तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। मगर उन्हें 12 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान प्रशासन की तरफ से कि 12 घंटों के अंदर अंदर अगर उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी नहीं छोड़ी तो उनके साथ जो होगा इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब ए के हंगल क्या कर सकते थे? जेल से बाहर आकर उन्हें उनके परिवार को ढूंढना था। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके परिवार कहाँ हैं, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनकी माँ और उनके पिताजी कैसे हैं। मगर अब उनके पास इस सब का वक्त नहीं था। उनकी जेब में थे 30 रुपये और जेब में 30 रुपये रख कर ही वो कराची से बम्बई आने वाले एक पानी के जहाज़ में बैठ गए और पानी के जहाज़ से कराची से बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद अब उनके पास काम नहीं था, उन्हें कोई काम धंधा करना था ताकि पैसे कमाए जा सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी स्किल का यूज़ किया और बम्बई की एक टेलर फर्म में दर्जी के तौर पर काम करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दर्जी के तौर पर ए के हंगल पूरे बम्बई में मशहूर हो गए, क्योंकि कपड़े सिलने में उन्हें महारत थी, खास तौर से कपड़ों की कटिंग करने में। इसी वजह से पटौदी के नवाब उनसे स्पेशली अपने कपड़े सिलवाया करते थे। ए के हंगल अब दर्जीगिरी करके अच्छे पैसे कमा रहे थे, मगर उनके अंदर एक्टिंग की भूख अभी भी थी। वो एक्टिंग करना चाहते थे, मगर कहाँ करें? इप्टा तो बंटवारे के बाद बिखर गया। इसीलिए उन्होंने बम्बई में इप्टा को दोबारा से बनाने की सोची। उन्होंने इप्टा के पुराने कलाकारों को ढूंढना शुरू किया और बलराज साहनी, कैफी आजमी, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के साथ मिलकर उन्होंने इप्टा को दोबारा से खड़ा कर दिया। एक बार फिर से इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के तहत थिएटर शोज होने लगे और ए के हंगल दर्जीगिरी के साथ साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में एक्टर के तौर पर काम भी करने लगे। उनके दोस्त अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए वो हमेशा ए के हंगल को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित करते रहते थे, मगर ए के हंगल हमेशा उनको मना कर दिया करते थे। आखिरकार तकरीबन 20 साल के बाद 1967 में ए के हंगल फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित और राज कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म तीसरी कसम से अपना फिल्म डेब्यू किया। हालांकि पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करने में उन्हें थोड़ा नर्वसनेस महसूस हो रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। ये उनके लिए बहुत नई बात थी। मगर जब फिल्म तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो ऑडियंस को अगर किसी की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई तो वो थे ए के हंगल। ये फिल्म सुपरहिट हुई और तीसरी कसम के रिलीज़ होने के बाद तो ए के हंगल ने बावर्ची, नमक हराम, गुड्डी और कोरा कागज जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करना शुरू कर दिया। 1975 में उन्होंने फिल्म शोले में काम किया। फिल्म शोले में ए के हंगल द्वारा निभाया गया रहीम चाचा का किरदार उनके फिल्म कैरियर का सबसे मशहूर किरदार कहा जाता है। वैसे फिल्म में सीन्स बहुत कम थी ए के हंगल की, मगर इतनी कम सीन्स में भी रहीम चाचा के किरदार में ए के हंगल दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि जो भी शोले फिल्म देख लेता है उसे रहीम चाचा हमेशा याद रहते हैं, बिल्कुल शोले की मौसी ही की तरह। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, उनका ये कहने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। आज भी लोग इसकी नकल करते हैं। फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बताते हैं कि इस रहीम चाचा के किरदार की तैयारी के लिए ए के हंगल ने कुछ दिन एक अंधे के साथ रहकर बिताए थे, कुछ दिन सच के एक इमाम साहिब के साथ रहकर बिताए थे, इस्लामी भजन सीखे थे, कुरान की आयतें सीखी थी। एक कमाल का किस्सा बताता हूँ आपको। जिस वक्त ए के हंगल शोले फिल्म में रहीम चाचा का किरदार निभा रहे थे, उसी वक्त देवानंद की फिल्म इश्क 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 में भी काम कर रहे थे। अब शोले की शूटिंग हो रही थी कर्नाटक में और देवानंद की फिल्म इश्क 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 की शूटिंग हो रही थी काठमांडू में। अब इतनी दूर दो जगहें, तो ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए इनके शूटिंग में लेट लतीफ़ी दोनों फिल्मों में होती रहती थी। देवानंद ने इसकी एक हिकमत निकाली और ए के हंगल के लिए एक प्राइवेट चॉपर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवा दी। अब काठमांडू में देवानंद की फिल्म इश्क 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 की शूटिंग करके ए के हंगल चॉपर हेलीकॉप्टर से कर्नाटक आते थे, यहाँ पर शोले की शूटिंग करते थे और यहाँ से फिर चॉपर हेलीकॉप्टर में बैठकर काठमांडू जाते थे, वहाँ देवानंद की फिल्म इश्क 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 की शूटिंग करने के लिए। उसके बाद 70 के दशक में ए के हंगल ने स्वर्ग नरक,
सत्यम शिवम सुंदरम, नौकरी और देश परदेश जैसी फिल्मों में काम किया। 80 का दशक आ गया। 80 के दशक में ए.के. हंगल ने शौकीन, आज का एमएलए रामावतार, बेमिसाल, नौकर बीवी का और अवतार जैसी फिल्मों में काम किया। सन 1993 में ए.के. हंगल अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई। हुआ है कि सन 1993 में ए.के. हंगल पाकिस्तान जाना चाहते थे, एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि और जिस मिट्टी में वो पैदा हुए थे वहाँ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। इसीलिए वो दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए गए। अब वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी के कुछ अधिकारियों ने ए.के. हंगल को पाकिस्तान डे, यानी पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे होता है 14 अगस्त को, उसके सेलिब्रेशन में इनवाइट किया। ए.के. हंगल ने सेलिब्रेशन के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने ए.के. हंगल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पुरजोर तरीके से ए.के. हंगल का विरोध करने लगे। वैसे भी ए.के. हंगल और बाल ठाकरे की कट्टर दुश्मनी थी, क्योंकि ए.के. हंगल कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और बाल ठाकरे दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा के, इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया करते थे। बाल ठाकरे ने ए.के. हंगल के खिलाफ सामना मुखपत्र में लेख लिखने शुरू कर दिए और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को ये आदेश दिया कि ए.के. हंगल पर बैन लगा दिया जाए। अब बाला साहब ठाकरे, मुंबई में उनकी इतनी ठसक थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनके इस आदेश को कैसे न मानती। इसीलिए बॉलीवुड को भी ए.के. हंगल पर बैन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन फिल्मों की शूटिंग ए.के. हंगल कर चुके थे उन फिल्मों से उनकी सीन्स को डिलीट किया जाने लगा और उन्हें नई फिल्मों का ऑफर मिलना बंद हो गया। 3, 4, 5 सालों तक ये बैन रहा। उसके बाद सन 1997 में फिल्म तेरे मेरे सपने से उन पर लगा ये बैन हटा, क्योंकि तेरे मेरे सपने फिल्म में उन्होंने काम किया। उसके बाद सन 2001 में उन्होंने आमिर खान की फिल्म लगान में काम किया। लगान में उनका कैरेक्टर बहुत कम देर के लिए स्क्रीन के सामने आता है, हालांकि उनका कैरेक्टर स्पेस ज़्यादा था, मगर चूंकि उसकी शूटिंग के दौरान ही एक बार ए.के. हंगल गिर पड़े और गिरने की वजह से उनकी हिप बोन में फ्रैक्चर आ गया। इसीलिए वो लगान की शूटिंग करने लायक ही नहीं बचे, इसलिए लगान की स्क्रिप्ट में से उनकी सीन्स काटनी पड़ गई। इसका ए.के. हंगल को बहुत दुख भी था, क्योंकि आज तक किसी भी स्क्रिप्ट में उनकी वजह से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी पड़ी थी। इसीलिए उनको लगान फिल्म में अपना कैरेक्टर स्पेस कम होने का बहुत दुख था। उसके बाद साल 2004 में ए.के. हंगल ने दिल मांगे मोर फिल्म में काम किया। सन 2005 में रिलीज होने वाली फिल्म पहली ए.के. हंगल की लास्ट फिल्म थी जिसमें वो नजर आई। उसके बाद साल 2006 में ए.के. हंगल को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 2007 में ए.के. हंगल की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, इतनी बुरी तरह से कि बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। चूंकि ए.के. हंगल ने लाइफ टाइम फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स ही प्ले किए थे, इसी वजह से पैसों की स्थिति उनकी कभी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। और साल 2007 में जब वो बीमार पड़े तब तो इतनी माली हालत ख़राब हो चुकी थी कि उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मीडिया में अपनी मदद की अपील की, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें 20 लाख रुपए दिए, करण जौहर ने उन्हें 20 लाख रुपए दिए और भी बॉलीवुड के तमाम कलाकारों ने, एक्टर एक्ट्रेसेस ने, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उन्हें लाखों रुपए की मदद दी, जिसकी वजह से उस वक्त वो स्वस्थ हो गए। साल 2012 में कृष्णा और कंस नाम की एक एनिमेशन सीरीज़ में उन्होंने राजा उग्रसेन के लिए वॉइस ओवर भी किया था। साल 2012 में ही उन्होंने अंतिम बार कैमरे पर एक्टिंग की। साल 2012 में कलर्स टीवी पर एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था मधुबाला, बहुत हिट टीवी सीरियल था। उसमें एक एपिसोड के लिए ए.के. हंगल ने एक कैमियो रोल प्ले किया था। ए.के. हंगल तकरीबन 6-7 सालों के बाद कैमरे पर वापस एक्टिंग करने जा रहे थे, इसलिए उस वक्त भी वो कुछ उसी तरह से नर्वस थे जैसे 1967 में जब वो फिल्म तीसरी कसम में पहली बार कैमरे को फेस कर रहे थे तब थे। लेकिन एक बार जब कैमरा शुरू हुआ तब तो उन्हें याद ही नहीं रहा कहाँ की नर्वसनेस, कैसी नर्वसनेस, बस अपना सीन, अपना डायलॉग ही फिल्माते चले गए। इसके बाद सन 2012 में ही 16 अगस्त की शाम जब वो नहाने जा रहे थे, अचानक से उनका पैर फिसला और अपने बाथरूम में ही गिर पड़ी। बाथरूम में गिरने की वजह से उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया, मगर ए.के. हंगल सर्जरी के लायक नहीं थे, क्योंकि सर्जरी स्वस्थ शरीर में की जाती है,
ए के हंगल का ना तो बीपी ठीक था, ना शुगर ठीक था, ना हार्ट ठीक था, और उनका एक फेफड़ा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख दिया। मगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी ए के हंगल 10 दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सके। आखिरकार 26 अगस्त 2012 को ए के हंगल ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही वादा दिया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में ए के हंगल और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ एक कमाल का फैक्ट बताऊंगा, जिस फैक्ट को जानकर हैरानी से आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। वो फैक्ट ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ए के हंगल के बीच एक रिश्ता था। आप सोच रहे होंगे रिश्ता था, कैसा रिश्ता था? आप यकीन नहीं करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ए के हंगल के मौसा थे। मुझे मालूम है आप चौंक गए होंगे, आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, मगर यकीन कर लीजिए, चूँकि wikipedia.com के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ए के हंगल की माँ की बहन थी, चचेरी बहन थी, सगी नहीं, चचेरी बहन थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ए के हंगल के चचेरे मौसा हुए ना।